दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तथाकथित किसान नेताओं की पोल खुलती जा रही है। एक हफ्ते से भी ज्यादा समय गुजर चुका है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। खबर है कि कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार अपने वादे के अनुसार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बिल पेश करेगी। चूंकि सभी विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से कृषि कानूनों की वापसी की वकालत कर रहे थे, इसलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस बिल पर कोई विरोध नहीं होगा और इसी सप्ताह तीनों कृषि कानून इतिहास के पन्नों में समा जाएंगे। पर क्या इसके बाद किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इसके जारी रहने से ही इस आंदोलन में शामिल नेताओं के हितों का फायदा है। आम किसानों का फायदा भले हो या नहीं हो। जरा पीछे चलते हैं। पिछले वर्ष सितंबर के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के बाद संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद संसद द्वारा पारित कृषि बिल कृषि कानून बना था। उस समय किसानों के ये बड़े बड़े नेता कहाँ थे, किसी को पता नहीं। कृषि कानूनों का विरोध पंजाब में शुरू हुआ, जो स्थानीय स्तर का विरोध था। रेल की पटरी पर बैठकर विरोध शुरू हुआ, जो ज्यादा दिन नहीं चलता। अगर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी गिरती साख और बढ़ती लोकप्रियता के कारण आग में घी डालने का काम किया नहीं होता। अमरिंदर सिंह के उकसाने पर ही पूरे पंजाब से किसान इस विरोध में जुड़ने लगे। अमरिंदर सिंह ने ही उन्हें दिल्ली जाकर विरोध करने की सलाह दी। उन्हें हरियाणा में पहले रोकने का प्रयत्न किया गया और बाद में उन्हें हरियाणा दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। जब दिल्ली की सीमा पर पंजाब के किसान, जिनमें से अधिकतर सिख थे, बैठे थे तो फिर लंगर लगना ही था, गुरुबाणी होनी ही थी और टेंट लगना ही था। उस समय तक राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड्डूनी का कहीं नामो निशान नहीं था। विरोध अमरिंदर सिंह के इशारों पर भले ही शुरू हुआ हो, कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता जिनका संबंध हरियाणा से है, उन्हें लगा कि मुद्दा काफी सही है जिस पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है और साथ में ही राहुल गांधी के दरबार में उनके अंक बढ़ जाएंगे। उन कांग्रेसी नेताओं ने इस विरोध को तन मन और धन से समर्थन देना शुरू किया। हरियाणा के किसानों से भी आह्वान किया गया कि वे भी इससे जुड़ जाए और ऐसा ही कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। विरोध आंदोलन में तब्दील होता गया और अमरिंदर सिंह मजे में आग लगाकर दूर से हाथ सेकने का काम कर रहा था। आग में लकड़ी और घी डालने का काम अब कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हो रहा था। इस बात का पूरा इंतजाम था कि खाने पीने, सुख सुविधाओं और पैसे की कमी के कारण ये आंदोलन खत्म ना हो जाए। समर्थन के नाम पर किसानों को उकसाने और बरगलाने की राजनीति शुरू हो गई और आज भी बदस्तूर जारी है। जिन किसानों को यह भी नहीं पता था कि यह कानून है क्या, वे भी इसमें त्रुटि निकालने लगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सड़क पर बैठा एक आम किसान, सभी एक ही भाषा बोलने लगे, जैसे कि किसी मास्टर जी ने इम्तिहान के पहले बच्चों को घूंटा लगवा दिया हो कि इस सवाल का जवाब ये होगा और उस सवाल का जवाब वे। गांवों और छोटे कस्बों से अक्सर देखा जाता है कि कहीं भी थोड़ी हलचल दिखी, लोग मजमा देखने को खड़े हो जाते हैं। गांवों से बेरोजगार युवक दिल्ली की सीमा पर मजमा देखने आने लगे। यहाँ पूरे सुख सुविधाओं का मुफ्त में इंतजाम होने के कारण वे वापस नहीं जाना चाहते थे। पर अब जब इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, आंदोलन चलते रहने का अब औचित्य क्या है? औचित्य है जैसे मुफ्त में सुख सुविधाओं के कारण बेरोजगार युवक घर वापस नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह बेरोजगार नेता भी घर वापस नहीं जाना चाहते ताकि फिर से उनकी जमी जमाई दुकान ना बंद हो जाए। इसी श्रेणी में राकेश टिकैत और चड्डूनी का नाम सबसे आगे है। दोनों की राजनीति में दिलचस्पी है। ये पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी जमानत तक नहीं बची थी। चड्डूनी अब पंजाब चुनाव में किसानों के प्रतिनिधियों को उतारने की बात करते दिख रहे हैं और केंद्र में किसानों की सरकार बनाने का सपना भी देख रहे हैं। जिन्हें चड्डूनी के बारे में ज्यादा नहीं पता तो उन्हें बता दें कि किसान नेता बनने से पहले वे ट्रेड यूनियन नेता होते थे। उनके बारे में विख्यात है कि वे किसी कारखाने में, खासकर चीनी मिल में, किसी बात पर हड़ताल करवा देते थे और जब मिल मालिक उनकी जेब गर्म कर देते थे तो हड़ताल सिर्फ आश्वासन पर ही खत्म हो जाती थी। और इस बार जबकि आश्वासन नहीं बल्कि सरकार ने किसानों की मुख्य मांग मान ली है, फिर वे आंदोलन जारी रखने पर आमाद है। कारण साफ है, पंजाब चुनाव। उन्हें भी पता है कि वे पंजाब के किसानों के नेता नहीं है और उनके किसी उम्मीदवार के जीतने की संभावना नहीं के बराबर है, पर वे पंजाब चुनाव तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं ताकि उनका किसी पार्टी से समझौता हो जाए।
ठीक उसी तरह जैसे चीनी मिलों के मालिकों के साथ उनका समझौता हो जाता था। रही बात टिकैत की, तो उन पर पैसों के लिए हड़ताल करने का आरोप नहीं है। बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनकी संपत्ति कई 100 करोड़ की है। उन्हें सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनना है। राजनीति का चस्का इतना है कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी वे बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने चले गए थे और अभी हाल ही में हैदराबाद भी गए थे, जहां हैदराबाद के लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि वहां के स्थानीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लोग उत्तर प्रदेश जाने से रोके, ताकि वे वहां बीजेपी को चुनाव में लाभ नहीं दिलवा सके। टिकैत का हैदराबाद से क्या लेना देना? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के किसान तो आंदोलन में शामिल भी नहीं थे। किसान तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही थे और इसकी थोड़ी सुबुगाहट उत्तराखंड और राजस्थान में भी दिखी थी। तो क्या अन्य राज्यों के किसान नहीं थे या फिर कृषि कानून उन पर लागू नहीं हो रहे थे? बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि टिकैत किसके कहने पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं और किसके कहने पर वे हैदराबाद तक पहुंच गए, ताकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट नहीं बटे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आंदोलन कम से कम मार्च तक जारी रहे, ताकि 5 राज्यों के चुनाव में यह मुद्दा बना रहे। इन्हें भी पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सरकार चाहकर भी नहीं मान सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सरकार का सारा पैसा फसल खरीदने में ही चला जाएगा और देश पाकिस्तान की तरह दिवालिया हो जाएगा। समय आ गया है कि जनता, खासकर किसान ही ऐसे नेताओं को बेनकाब करे, ताकि उनके हितों की आड़ में टिकैत और चौधरी जैसे नेता अपने निजी हितों को किसी दल के पास गिरवी ना रख पाए, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार किसानों की सही मांग को शक की निगाह से ना देखने लगे। ऐसे में दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।